प्यारे बच्चों, बिलाटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय की भूगोल के एमपी बोर्ड के द्वारा जारी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में आपके लिए देखिए, ये चैप्टर 1 है भूगोल के अध्याय 1 के जो पार्ट 1 नाम दिया गया है। अगले पार्ट आपको इसी क्रम में मिलते जाएंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल है की वीडियो है और ये 2023-24 के लिए है, यानी आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए है। ये इस चैप्टर का नाम है अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। अब देखिए ब्लूप्रिंट देख ले। इस ब्लूप्रिंट को देखना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास। ये 4 नंबर का पूछा जाएगा इससे। अब चूंकि ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है कि 1 नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, 2 नंबर के किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, 3 नंबर के किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, 4 नंबर के किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यानी अगर ये पहला चैप्टर देखिए 4 नंबर का है तो इसका मतलब है इसमें 1 मार्क के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ये देखिए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, और इस बार जो इसका पैटर्न है वो भी इस तरीका है कि 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एक, और ये देखिए 5 बहुविकल्पीय प्रश्न इस प्रकार आएंगे। तो ये मेरी पिछली वीडियो में मैंने समझा दिया है आपको। और 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखिए 12 प्रश्न पूछे जाएंगे जो किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी 3 पूछे जाएंगे जो किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं और 4 नंबर के क्वेश्चंस भी 3 पूछे जाएंगे जो पुनः किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। आपको हर चैप्टर में हर प्रकार के प्रश्न तैयार करने होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न एमपी बोर्ड के द्वारा जारी हैं, भूगोल के हैं। और ये देखिए चैप्टर का 1 है संसाधन एवं विकास नाम का, अध्याय 1 नाम है, ये पार्ट 1 वीडियो है। और ये देखिए इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। चलिए आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो ऐसे जीव जो जीवित हैं वो जैव संसाधन में आते हैं और जो जीवित नहीं है वो अजैव संसाधन में आते हैं। इसलिए इसमें चट्टानें अजैव संसाधन का उदाहरण है। तो मनुष्य और मत्स्य यानी मछली, जीवन प्राणी जगत आदि जैव संसाधन में आते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित यानी कि खत्म हो जाएगा जो। तो हम यहाँ पर देखते हैं खनिज तेल कई सालों लाखों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे दबे हुए जीवाश्म ईंधनों से बनते हैं, तो ये सीमित हैं। बाकी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जलीय ऊर्जा असीमित मात्रा में हम उपयोग कर सकते हैं। ये नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए अवनालिका अपर्दन। अपर्दन का मतलब अपर्दन मृदा। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। अब वो किस प्रकार का हो? अवनालिका के प्रकार का। आइए हम एक चित्र देखते हैं। इस चित्र में हम देखते हैं वर्षा जल के कारण या बाढ़ आदि के कारण मिट्टी बह जाती है, उसी को हम मृदा अपर्दन कहते हैं। अब अगर इस प्रकार के हिसाब से ये देखिए जिस प्रकार ये नाली टाइप की बन गई हैं, ये देखिए ये जमीन के अंदर इस प्रकार के गड्ढे बन जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं अवनालिका मृदा अपर्दन। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए, क्योंकि ये होगा ऑप्शन ए इसलिए है, यानी का इसलिए है कि कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। अगर किसी जमीन में इस प्रकार के गड्ढे हो जाएंगे तो उसमें हल चलाना मुश्किल होगा, पानी पर्याप्त रूप से समान रूप से उसमें नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा कृषि के लिए अनुपयुक्त। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, निम्नलिखित से कौन सा भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? आइए कुछ अपन ये देखते हैं। तो भू उपयोग के आधार पर यानी भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में देखिए भौतिक कारक कौन कौन से हैं? भू आकृतिक, जलवायु, मृदा के प्रकार। मानवीय कारक हैं, जनसंख्या, ये देखिए मानवीय कारक ये हैं। तो ऑप्शन में भौतिक कारक नहीं है। तो देखिए ये जनसंख्या, ये कौन सा कारक है? मानवीय कारक है, इसलिए इसमें जनसंख्या भौतिक कारक नहीं है। इसमें हम उत्तर
घा लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेल और अधातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? यहाँ देखिए सेल यानी पर्वत, पत्थर आदि होते हैं, वो सेलों से बने होते हैं, और जो जितनी भी ठोस धातुएं होती हैं वो भी अजैविक प्रकार के संसाधनों में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आइए इसको ऑप्शन ढूंढने से पहले हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। यहाँ पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो जैव और अजैव संसाधन, जो कि ऑप्शन खा में दिया गया है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन खा लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, यानी उनका उपयोग हम कर नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार के इन चारों में से कौन सा संसाधन कहलाता है? तो आइए हम देखते हैं इसमें संभावी संसाधन, इसकी परिभाषा देखते हैं। संभावी संसाधन होते हैं संभाव्य या संभावी, ध्यान रखें संभाव्य या संभावी, ये ऐसे संसाधन होते हैं, यानी ये संसाधन विद्यमान हैं लेकिन अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है, ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन खा सही हो जाएगा। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में हमें पवन ऊर्जा की ऐसा क्षेत्र मिला है जहाँ पवन ऊर्जा बनाई जा सकती है, यानी हवा का स्रोत वहाँ पे अच्छा है और सौर ऊर्जा भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है इन एरियो में, पर उन्होंने सरकार ने अभी तक वहाँ पे उसका उपयोग नहीं किया है। तो इस प्रकार के संसाधन संभावी संसाधन यानी कि संभाव्य संसाधन कहलाते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन खा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, ध्यान रखें पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? सिर्फ वर्ष पूछा है, तो आप अपनी बुक में जब इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे तो ये देखिए रियो डी जेनेरो, ये देखिए ये ब्राजील की राजधानी है, वहाँ पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। ये आपको पूरा टॉपिक दिया गया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी हम इसे हेडिंग देख के ही इसके ऑप्शन को लगा सकते हैं, जो कि ऑप्शन इसमें का हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये देखिए भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक है, मानवीय कारक है। तो देखिए जनसंख्या एक मानवीय कारक है, यानी भौतिक कारक नहीं है, और इसमें यही पूछा गया है कि भौतिक कारक कौन सा नहीं है, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे? ऑप्शन घा लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निश्चालन से बनी मिट्टी यानी मृदा कौन सी होती है? तो आइए 4 ऑप्शन को सही उत्तर ढूंढने से पहले हम कुछ देखते हैं टॉपिक। लेटराइट मिट्टी का बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए लेटराइट मिट्टी कैसे बनती है। अगर किसी क्षेत्र में आई का मतलब आर्द्रता है, यहाँ पे आर्द्रता यानी नमी, तो किन्हीं क्षेत्रों में यदि नमी, आर्द्रता और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद आने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निश्चालन का परिणाम है। निश्चालन अभी हम पढ़ेंगे। ये देखिए निश्चालन शब्द क्या है, कृषि के संदर्भ में बात हो रही है। तो वर्षा और सिंचाई के कारण पानी में घुलनशील पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी से हानि यानी निश्चालन कहलाती है। यानी पानी अगर मिट्टी में बरसात हुई, बाढ़ आई, तो उसके जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को उगाने में सहायक होते हैं, वो सभी निचली सतह में घुलकर चले जाते हैं नमी के कारण। तो इसे ही हम निश्चालन बोलते हैं, निश्चालन। तो इस निश्चालन वर्ड की सहायता से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी मिट्टी इसमें उत्तर है। तो पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ रिश्ते हुए मिट्टी में से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी रहती है, तो इसलिए इसमें उत्तर जो हो जाएगा वो लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लोहा है जो एक अजैव प्रकार का संसाधन है, क्योंकि ये जीवित नहीं है,
तो इसमें हम लिख देंगे अजैव प्रकार का संसाधन। दूसरा देखते हैं, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र कौन सा है? तो आइए इसको हम देखते हैं, इसका पठार की परिभाषा देखते हैं। यानी आंसर इसमें पठार हो जाएगा। ये देखिए पठार, पर पठार होते क्या है? धरातल पर विशिष्ट स्थल के रूप में अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है। अपने आसपास की जमीन से जो क्षेत्र ऊपर होता है उसे हम पठार कहते हैं, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है, पठार कहलाता है। चलिए अगले फिल इन द ब्लैंक्स की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संपूर्ण उत्तर भारत मैदान किस मिट्टी से बना है? आइए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम मैप को देख लेते हैं। ये देखिए मैप है। अब देखिए संपूर्ण उत्तरी मैदान, ये देखिए जो इस कलर का दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे उत्तरी मैदान है। ये देखिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, उत्तरी मैदान पूरा जलोढ़ वाली मिट्टी से मिलकर बना है। ये देखिए इस कलर का दिखाया गया है, आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा किस मिट्टी से बना है? जलोढ़। तो इस ऑप्शन में आ जाएगा हमारा जलोढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, निर्जीव जिनमें जीवन नहीं होता, यानी पर्वत हुए, मिट्टी आदि, ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं, तो ये अजैव प्रकार के संसाधन कहलाते हैं। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा अजैव प्रकार के संसाधन कहलाते हैं। आइए अगला देखते हैं, 5वां, भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानी है? तो आइए इसका हम याद करना पड़ेगा, 43% हिस्सा मैदानी है। अब देखते हैं अगला, ये है सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, यानी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। चलिए पहला देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। तो आइए इसको स्पष्ट करने के लिए हम कुछ देख लेते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ वाली मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, सत्य असत्य में इनको लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसमें जो उत्तर होगा वो यही होगा। आपको सिर्फ इतना लिखना है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं सत्य असत्य बताना है, तो ये कथन सत्य है। अगर आप इस संबंध में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो देखिए बांगर मिट्टी के बारे में, तो मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, और खादर वाली मिट्टी होती है उसमें बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। किसमें? खादर में। तो इस प्रकार ये कथन सत्य हो गया है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। आइए इसका उत्तर देने से पहले हम देखते हैं, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इस प्रकार यह कथन सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। तो इसका उत्तर देखते हैं, ये कथन भी हमारा सत्य है। जी हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया क्षेत्र कहते हैं क्या? तो आइए इसका उत्तर देने से पहले हम पढ़ते हैं कि शुद्ध निवल बोया क्षेत्र कौन सा होता है। वह भूमि जिस पर की फसलें उगाई और वह काटी जाती हैं, वह शुद्ध निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध यानी कि निवल बोए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो इस कथन के अनुसार ये कथन असत्य है। यहाँ कह रहे हैं एक कृषि वर्ष या उससे कम समय खेती होती है, जबकि यहाँ पर एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र में जब बुआई की जाती है तो उसे बोलते हैं, इसलिए कथन असत्य है। चलिए आगे देखते हैं अगला 5वां, लेटेराइट जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। तो आइए हम इसका जवाब देने से पहले लेटेराइट मिट्टी के बारे में समझते हैं। अत्यधिक निश्चालन से बनती है। निश्चालन का मैंने बताया था, जो अत्यधिक वर्षा के कारण या बाढ़ के कारण जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ जमीन से निचली सतह में पहुंच जाते हैं, उसे हम निश्चालन बोलते हैं। तो लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी होती है, यानी मिट्टी जब इसके नीचे पहुंच जाती है तो गहरी होती है। तो दूसरा अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6 से कम होता है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अम्लीय भी होती है और गहरी भी होती है। तो ये कथन क्या है? यहाँ पे ये कथन सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है। आइए इसका उत्तर देने से पहले कुछ हम जानकारी लेते हैं। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है।
तो ये कह रहे हैं पीला, तो पीला नहीं होता है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो जी हाँ, मृदा नवीनीकरण योग्य संसाधन है। इसका नवीनीकरण का मतलब जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे पानी, वायु आदि इस प्रकार के संसाधन है जो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, जिन्हें हम बार बार पुनः उपयोग कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद, एक से अधिक बार उपयोग करने के बाद। इसमें सौर ऊर्जा भी है, इसलिए ये कथन सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जो जैव और अजैव संसाधन होते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं हम। ये अन्य प्रकार से पूछें, अगर किसके स्वामित्व के आधार पर पूछें आपसे, विकास के स्तर के आधार पर, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको ये दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन बदल के भी पूछा जाए तो आप उसके जवाब देने में सक्षम हो जाए। तो इसमें हम देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन होते हैं, तो ये कथन क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अभी आपने जितने असत्य क्वेश्चंस पढ़े उनको आप यहाँ पे एक बार में पुनः आपको रिवीजन के लिए दिया जा रहा है। जैसे पुरानी जरूर मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, तो ये कथन क्या था, हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये कथन सत्य था। दूसरा क्वेश्चन, लेटराइट का शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है। जी हाँ, अभी हमने पीछे देखा, ये भी उसी से बना है, यानी सत्य है। तीसरा, पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। जी हाँ, हमने अभी पीछे बड़ा सत्य है। चौथा देखते हैं, एक कृषि वर्ष या उससे कम समय, जबकि हमने पीछे पढ़ा था एक कृषि वर्ष में उससे ज़्यादा भी बोए, अगर ज़्यादा बार बोया तब होता है, तो ये कथन क्या था, असत्य था। पांचवा देखते हैं, लेटराइट मृदा का अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। अपने पीछे पढ़ा है कि यह होती है, इसलिए सत्य है। छठवा, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है। जी नहीं, हमने पढ़ा अभी कि पीला नहीं, लाल और भूरा होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मृदा का सबसे महत्वपूर्ण, मृदा जो मिट्टी है सबसे महत्वपूर्ण यानी कि नवीनीकरण योग्य संसाधन है। यस, मिट्टी को हम बार बार उपयोग करके पुनः उपयोग कर सकते हैं, इसलिए ये कथन सत्य है। 8वां देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। जी हाँ, अभी हमने पीछे पढ़ा, ये होते हैं, उत्पत्ति के आधार संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। चलिए अगले प्रकार के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो इसका उत्तर देने से पहले हम देख लेते हैं, ये देखिए, रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील की एक राजधानी है, उसमें हुआ था। किस शहर में हुआ था? ये देखिए, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये ब्राजील का एक शहर है, तो आइए इसका उत्तर देते हैं, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो। चलिए दूसरा देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? फिर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बदल के, तो हम जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। तो आइए इसका उत्तर देते हैं हम, 2 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? यानी भारत में जितनी भूमि है उसमें कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए राष्ट्रीय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार? तो इसका उत्तर है 33%, यानी 1/3, लगभग 1/3 भाग पर, यानी भारत के 1/3 भाग पर वन होना चाहिए, ये राष्ट्रीय वन नीति कहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 4। देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अधिक वर्षा से निस्सालन की क्रिया के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम देखते हैं, ये देखिए लेटराइट मिट्टी के बारे में ये चित्र है। अब देखिए, लेटराइट मृदा के बारे में हमने पढ़ा था, क्षेत्रों में आई आर्द्रता और शुष्क ऋतुओं के बाद एक के बाद जो आने के कारण होता है इनका निर्माण। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निस्सालन के परिणाम से बनती है। निस्सालन मैंने बताया था आपको क्या होता है, यानी कृषि के संबंध में वर्षा और अधिक सिंचाई करने से के कारण जो पानी में जो घुलनशील पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी की हानि से निस्सालन कहलाती है। यानी मिट्टी की जो हानि हो जाती है इसके फलस्वरूप वो क्रिया निस्सालन कहलाती है। निस्सालन की प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में जो विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के पौधों के लिए, वो पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ साथ रिसते हुए मिट्टी में से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लेटराइट मिट्टी। चलिए आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा का मतलब रेगिस्तानी मृदा। हम जानते हैं रेगिस्तान हमारे राजस्थान राज्य में होता है, सहारा रेगिस्तान, तो इसके हम अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए राज्य का उत्तर लिखेंगे इसमें राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम को आप देखिए, ये देखिए पठार के बारे में बताया गया है। ये देखिए, ये पीला भाग पठार को दर्शाता है, ठीक है, और ये भाग पर्वत को, और ये भाग मैदान को दर्शाता है। तो भारत के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत के लगभग 30% भाग पर ये पर्वत वाले क्षेत्र पूछे हैं, ये वाला हिस्सा, ये देखिए ये पूछा गया था, तो लगभग 30%। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? तो आइए इसको देखने पहले, ये देखिए काली मिट्टी का प्रकार बताया है, आप समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या है, काली मिट्टी यानी काली मृदा। तो काली मिट्टी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला है, इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। काली कपास मृदा इसका दूसरा नाम भी है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा काली मिट्टी यानी कि काली मृदा। इसे रेगर नाम से भी जाना जाता है, आप ध्यान रखें। ये जानकारी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, जिससे कोई अगर बदल के ऑब्जेक्ट पूछा जाता है तो उसे आप आसानी से हल कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर भी हम इसी टॉपिक में दे चुके हैं, रेगर मृदा, ठीक है, इसे रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। Here, thanks for watching and like and subscribe my YouTube channel and share also. Named Pilahatiya Education. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की मैं अगली वीडियो आपको देता जाऊंगा, जिससे आपके एनुअल एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। इसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें हम 2 नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे। वेट फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।